हेलो दोस्तों, क्रैक आपने एग्ज़ाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने लास्ट 2 क्लासेस की थी पोलिनोमियल के बारे में, तो जिसमें हमने पोलिनोमियल की डेफिनेशन देखी थी। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इज़ कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन। प्लस और माइनस साइन से जो टर्म्स या पदों के जो पद होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो ऐसे ये पद है, तो इनको एक साथ प्लस या माइनस साइन से कनेक्ट करने के बाद जो बनता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये क्या है? ये टर्म्स है और इनको हमने प्लस साइन से ऐड कर दिया, तो ये क्या है? एक पोलिनोमियल बन गया है। ये px क्या है? एक पोलिनोमियल बन गया है। ये जो अलग अलग दे रखी है, ये क्या है? ये टर्म्स कहलाती है। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स क्या होती है कि जिसमें एक रियल पार्ट होता है और एक वेरिएबल पार्ट होता है। वेरिएबल और रियल से मिलकर क्या बनता है? एक टर्म बनती है। और टर्म्स को बहुत सारे टर्म्स एक साथ प्लस या माइनस साइन से कनेक्ट हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है? पोलिनोमियल कहलाता है। इसके बाद में मैंने पोलिनोमियल की डिग्रीज देखी थी। पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है कि हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म है, हाईएस्ट पावर की जो टर्म है, उसी टर्म की पावर को हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। इसके बाद में आज हम देखते हैं कि सबसे पहले वो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल के बारे में जानते हैं कि पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो हम देखते हैं जैसे कि पोलिनोमियल की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे मान लो ये एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये एक पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये एक पोलिनोमियल है। तो यहाँ एक्स की जगह जो भी वैल्यू हम पुट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स की जगह अल्फ़ा पुट किया, तो अल्फ़ा पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यानी किसी भी बहुपद का मान हमें निकालना है, तो उस बहुपद के लिए हम कोई भी जो पद लेते हैं, जैसे कि कोई भी टर्म लेते हैं, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल आपने x = 1 पे आपको पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x = 1 इस पूरे पोलिनोमियल के अंदर आप क्या करो, जहाँ जहाँ x दे रखा है वहाँ आप क्या करो, x = 1 पुट कर दो। तो 1 पुट करने पे यहाँ जो मान आएगा वो क्या कहलाता है? बहुपद का मान या फिर पोलिनोमियल की वैल्यू कहलाती है। तो हम यहाँ डेफिनेशन जो दी है उससे समझते हैं। क्या दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट की इसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ़ px इज़ ए पोलिनोमियल। px क्या है? एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। px क्या है? एक पोलिनोमियल दिया हुआ है आपको इन क्या किसके अंदर? एक्स वेरिएबल के अंदर। एंड अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा एक रियल नंबर दिया हुआ है। px क्या है? पोलिनोमियल, और अल्फ़ा क्या है? एक रियल नंबर है। तो देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x = अल्फ़ा, यानी x = अल्फ़ा पुट करने पर जो वैल्यू आती है px की, वो क्या कहलाती है? इस कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px, या पोलिनोमियल की वैल्यू कहलाती है। x = अल्फ़ा इज डिनोटेड बाय, इसकी वैल्यू को डिनोट किससे करते हैं? p अल्फ़ा से हम डिनोट करते हैं। यानी मतलब ये px का मतलब क्या होता है? पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, तो यहाँ अगर x की जगह अल्फ़ा पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल की वैल्यू। तो पोलिनोमियल की वैल्यू 8 गिवन पॉइंट अल्फ़ा। पोलिनोमियल की वैल्यू 8 अल्फ़ा। अल्फ़ा के ऊपर पोलिनोमियल की वैल्यू हो तो उसे किससे डिनोट करते हैं? p अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लिया है हमने 5x² + 2x + 1। ये एक एग्जाम्पल लिया है, तो इसके ऊपर फाइंड करना है हमें p0 पे, यानी अल्फ़ा = 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फ़ा = 1 पे वैल्यू फाइंड करनी है, और अल्फ़ा = 2 पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले अल्फ़ा = 0 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? x की जगह 0 आ जाएगा। फिर यहाँ जहाँ x है उसका मान क्या रखो? x रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो 5 × 0 का स्क्वायर प्लस 2 × 0 प्लस 1। तो अब यहाँ देखो 0 से 5 को यहाँ 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 0 को 5 से मल्टीपल करेंगे फिर से 0 आ जाएगा, 2 को 0 से मल्टीपल करेंगे 0 आएगा। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ जाती है। इस पोलिनोमियल की वैल्यू x = 0 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। हम दूसरा देखते हैं x = 2 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? इस x की जगह पोलिनोमियल की जो x वेरिएबल में एक पोलिनोमियल था, वहाँ x की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया। तो अब यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 5 × 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ क्या करना? 2 के स्क्वायर से मल्टीपल प्लस 2 × 2 + 1। तो अब देखो 2 का स्क्वायर 4 को 5 से मल्टीपल करेंगे क्या आ जाएगा? 20 प्लस 2 को 2 से मल्टीपल किया क्या है? 4 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो 20 + 4 24 + 1 25। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे सामने? 25 आ गई। तो यहाँ देखो हमने 0 पे फाइंड किया, 2 पे फाइंड किया, तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू हमने 0 पे और 2 पे फाइंड की। तो ये फिर एक और वैल्यू हमें दे रखी है x = 1 पे भी हमें इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी। तो x = 1 पे फाइंड करनी, तो p
यहाँ x की जगह क्या रख देंगे, p1 आ जाएगा। फिर अब 1 जहाँ x दे रखा है वहाँ x की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड होगी। तो 5 × 1, 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 1 ही आता है। 5 को 1 से मल्टीपल किया 1, प्लस 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे क्या आ जाएगा 2 ही आएगा, प्लस 1। यहाँ आप देखो 5 और 2 7 और 1 कितना हो गया, 7 और 1 8 हो गया। तो यहाँ x = 1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई 8 आ गई। अब हमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है 2x² - 5। तो 5 इसमें वैल्यू किस पे फाइंड करना है हमें 3 के ऊपर। तो ये क्या है एक पोलिनोमियल f(x) जिससे हमने नाम दिया है कि इसको क्या नाम दिया है f(x) एक पोलिनोमियल है। क्या है ये 2x² - 5 ये एक पोलिनोमियल। यहाँ इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है हमें 3 के ऊपर। तो हम 3 के ऊपर फाइंड करनी है तो 3 के ऊपर जहाँ जहाँ x दिया हुआ है वहाँ क्या करेंगे हम 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ देखो 2 × 3 का स्क्वायर करना है -5। 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, 9 को 2 से मल्टीपल करेंगे क्या आता है 18 आता है, प्लस -5 दे रखा है 18 - 5। तो 18 में से 5 जाएगा क्या आएगा यहाँ आ जाएगा 13। तो यहाँ 3 पे वैल्यू क्या आ गई, 3 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। आई होप आपको ये पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना आ गया होगा। अब हम देखते हैं किसी भी पोलिनोमियल के, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना जरूरी होता है। सबसे पहले क्या करते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं। तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताए थे तो एक बार फिर से मैं स्टैंडर्ड फॉर्म को रिवाइज करता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया था कि सबसे यानी हाईएस्ट पावर टर्म को सबसे पहले रखते हैं, फिर उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट टर्म को। तो यहाँ जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है x की पावर n सबसे पहले आती है, फिर यहाँ क्या होती है x की पावर यहाँ an प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस फिर क्या आता है x की पावर an-2 और x की पावर n-2 ये से टर्म चलती रहती है। और लास्ट में क्या आता है a0 x की पावर 0। तो इसको हम इक्वल में क्या लिख देते हैं a0 ही लिख देते हैं, क्योंकि x की पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ डायरेक्टली a0 लिख देते हैं। ये क्या होती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ अगर इस पोलिनोमियल को हम बोलें कि ये डिग्री n डिग्री का पोलिनोमियल, तो n डिग्री का पोलिनोमियल है तो ये an ≠ 0 होना चाहिए। n डिग्री का पोलिनोमियल है तो इसका यहाँ an का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर n का मान 0 हो गया तो ये टर्म यहाँ से गायब हो जाएगी। तो हम इस टर्म को नहीं बोल सकते, इस पोलिनोमियल को x की पावर n का पोलिनोमियल, n घात का पोलिनोमियल नहीं बोल सकते या बहुपद नहीं बोल सकते। इसलिए n घात का अगर ये बहुपद है तो यहाँ इसकी n का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं जैसे कि यहाँ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है x² + 4x + 6, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है ax² + bx + c। ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax² + bx + c। तो अब यहाँ देखो अगर आपसे इसी यहाँ a और b c और इनका मान पूछा जाए तो वैल्यू ऑफ a b c, तो a b c के क्या करोगे आप कंपेयर करोगे। तो यहाँ देखो यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो a को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो b को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ c क्या है कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ आपसे a का मान पूछे तो क्या आता है इसके अंदर a का मान देखो x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा =1। फिर आ जाएगा b आपसे पूछा जाए तो b क्या आएगा 4 और c आपसे पूछे तो c क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो आप यहाँ a का मान 1, b का मान 4 और c का मान 6 बता सकते हो। अब एक और आपसे पूछा जाए, एक और एग्जांपल आपसे ये है कि x² - 4 = 4, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है। ये क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है। तो देखो यहाँ देखो इस पोलिनोमियल के अंदर आपको इससे कंपैरिजन करना है तो आप यहाँ a की वैल्यू डायरेक्टली बता दोगे कि a की वैल्यू क्या है। फिर आपसे c की वैल्यू पूछे
तो सी की वैल्यू आप कैसे बताओगे? सी की वैल्यू बताने से पहले इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस को यहाँ प्लस इन माइनस से प्लस और माइनस के अंदर 4 लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है? एक्स स्क्वायर के बाद में एक्स की पावर 1 की टर्म आनी चाहिए, फिर एक्स की पावर 0 की टर्म आनी चाहिए। यहाँ एक्स की पावर 1 की टर्म नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस माइनस 4। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो अब आप यहाँ आपको b का मान नज़र नहीं आ रहा था, अब इसके अंदर इस फॉर्म में आप b का मान भी आसानी से बता सकते हो। b का मान क्या है? 0 है। आई होप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म और कोफिशिएंट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने यह कौन सी इक्वेशन देखी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी। अब हम देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन के बारे में कि क्यूबिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म और उसके कोफिशिएंट कैसे निकलते हैं। क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या है? ये क्यूबिक इक्वेशन है। ये क्यूबिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या है? क्यूबिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आपसे क्यूबिक इक्वेशन ये दी हुई हो कि एक्स क्यूब प्लस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 7, ये क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है। अब आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके आप इसका यहाँ ए बी सी डी का मान आप इजीली बता सकते हो। फॉर एग्जांपल आपसे ए का मान पूछा जाए तो ए का मान क्या होगा? यहाँ देखो, यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, तो यहाँ ए इक्वल टू क्या आएगा? ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आएगा, क्योंकि एक्स क्यूब का यहाँ कोफिशिएंट क्या है? 1 है। सिमिलरली बी इक्वल टू क्या आएगा? 11 आ जाएगा। सी इक्वल टू क्या आएगा? 9 एंड डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? आप यहाँ से 7 आएगा, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ ए बी सी डी ये क्या है? कोफिशिएंट है, और यहाँ 1 11 9 और 7 क्या है? कोफिशिएंट है। जो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है उसके कोफिशिएंट क्या है? 1 11 9 और 7, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके कोफिशिएंट क्या है? ए बी सी डी ये कोफिशिएंट है। आई होप आपको क्यूबिक के भी स्टैंडर्ड फॉर्म और इसके कोफिशिएंट को निकालना आ गया होगा। अब हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल px आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, और अल्फा क्या है? अल्फा पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अल्फा की उस मान के लिए अल्फा उस मान के लिए क्या कहलाता है? जीरोज कहलाएगा। जब उस अल्फा के उस मान के लिए क्या हो जाए? पॉलिनोमियल का मान क्या हो? 0 हो जाए। मतलब ये हुआ कि कोई भी मान आप रखते हो पॉलिनोमियल x इक्वल टू कुछ भी रखो, तो x की जिस वैल्यू के ऊपर पॉलिनोमियल या बहुपद का मान 0 हो जाए तो उस वैल्यू को क्या कहेंगे? उस बहुपद का शून्यांक कहेंगे। x की वह वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल का मान क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, उस वैल्यू को x की उस वैल्यू को क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल का जीरोस कहेंगे। पॉलिनोमियल का क्या कहेंगे? शून्यांक कहेंगे। तो हम देखते हैं, अब डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? ए नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ए नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इफ पी अल्फा इक्वल टू 0 आ जाए। मतलब अल्फा एक पॉलिनोमियल का जीरोस कब कहलाएगा? जब अल्फा की वैल्यू अल्फा रखने पर, पॉलिनोमियल के अंदर एक्स की वैल्यू अल्फा रखने पर उस पॉलिनोमियल का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उस अल्फा को क्या कहेंगे? हम पॉलिनोमियल का शून्यांक कहेंगे। अब हम देखते हैं कि शून्यांक आपको px पॉलिनोमियल दिया रखा है। यहाँ क्या दे रखा है? px इक्वल टू, ये एक पॉलिनोमियल दिया रखा है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये एक बहुपद दिया हुआ है और दूसरा बहुपद ये दिया हुआ है। तो हम दोनों एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो अब देखो, यहाँ से px की वैल्यू अगर आप, अब x की वैल्यू हम यहाँ 1 रख के देखते हैं। x की वैल्यू हमने क्या रखी? 1 रखी। x की वैल्यू 1 रखते हैं तो देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 2, ये प्लस का 1 और प्लस का 2, 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब 1 क्या हो गया? इस पॉलिनोमियल का एक शून्यांक हो गया। पॉलिनोमियल का क्या हो गया? जीरोस हो गया। 1 क्या है? 1 इज द पॉलिनोमियल, 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हम इसके जहाँ 1 की जगह 2 रख के देखते हैं। इस पॉलिनोमियल में 1 की जगह 2 रखे, 2 पुट करके देखते हैं कि इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। 2 पुट किया तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 इंटू 2 यानी 6 2 जा
सॉरी 3 2 जा 6 प्लस 2, 2 प्लस का और 2 4 प्लस का, तो 2 और 4 क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ पोलिनोमियल की x की वैल्यू क्या रखी, 2 रखी, तो 2 रखने पे भी पोलिनोमियल का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो मतलब यहाँ 2 भी क्या होगा, इस पोलिनोमियल का एक शून्यांक होगा। तो यहाँ इस पोलिनोमियल के 2 शून्यांक हमें मिल गए, 1 और 2। तो अब हम इसकी जगह और कोई भी वैल्यू रखें, तो आप इसके अलावा 1 और 2, अब इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो यहाँ इस पोलिनोमियल के मैक्सिमम शून्यांक कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। मतलब किसी भी बहुपद के आप शून्यांक ज्ञात करते हो तो उस शून्यांक के मैक्सिमम शून्यांक या अधिकतम शून्यांक या जीरोज कितने हो सकते हैं कि जितने उसकी पावर है, यानी उस पोलिनोमियल की जितनी पावर का वो पोलिनोमियल है उसके उतने ही शून्यांक ज्ञात किए जा सकते हैं। मतलब ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम शून्यांक कितने निकाले जा सकते हैं, 2 ही शून्यांक निकाले जा सकते हैं। यहाँ 3 डिग्री का पोलिनोमियल है तो इसके शून्यांक कितने निकाले जा सकते हैं, 3 शून्यांक होंगे। यहाँ अब इस पोलिनोमियल के अंदर इसके शून्यांक हम ज्ञात करते हैं। तो इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे तो देखो यहाँ xp सबसे पहले हम 0 रखे देखते हैं। तो 0 हम इसके अंदर रखा, अगर हम इसके अंदर y की वैल्यू क्या रखें, 0 रखते हैं। तो 0 रखे देखते हैं, तो 0 का क्यूब माइनस 6 इंटू 0 प्लस 11 इंटू 0 माइनस 6। 0 का क्यूब क्या आएगा, 0, और 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 प्लस 11 इंटू 0 माइनस 6। तो यहाँ 0 का स्क्वायर 0, 0 के स्क्वायर से 0 से फिर 6 होने 0 आ जाएगा। यहाँ ये 0 0, तो यहाँ क्या बच रहा है, माइनस का 6 बच रहा है। क्या बच रहा है, माइनस का 6। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 6। यानी इस पोलिनोमियल की 0 के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 6 आ रही है। मतलब ये 0 इस पोलिनोमियल का शून्यांक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने 0 रखा है इस पोलिनोमियल में, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखी, तो 0 रखने पर पोलिनोमियल का मान क्या नहीं हो रहा है, शून्य नहीं हो रहा है। इसलिए ये 0 इस पोलिनोमियल का शून्यांक नहीं होगा। अब इस पोलिनोमियल में हम 1 रख के देखते हैं कि y की वैल्यू हमने 1 रखी, तो 1 रखी। तो अब देखते हैं कि 1 का क्यूब 1 माइनस 6, 1 का स्क्वायर 1 को 6 से मल्टीपल करेंगे क्या आएगा, 6 प्लस 11 को 1 से मल्टीपल किया क्या आएगा, 11 माइनस 6। अब देखो प्लस का 1 और प्लस का 11 यानी प्लस का 12 हो गया, माइनस का 6 माइनस का 6 यानी माइनस के 12 इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ क्या रखा, y की वैल्यू 1 रखी, यानी इस पोलिनोमियल के अंदर आपने अल्फा इक्वल टू 1 रखा। तो 1 रखने पे इस पोलिनोमियल का मान क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। मतलब 1 क्या है, इस पोलिनोमियल का एक बहुपद होगा। अब हम 1 की जगह 2 रख के देखते हैं, 2 रखते हैं इस पोलिनोमियल के अंदर, तब भी देखो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 को 6 से मल्टीपल किया क्या है, 24। फिर आपने 11 को 2 से मल्टीपल किया क्या है, 22 माइनस का 6। अब देखो प्लस का 8 और प्लस का 22 मतलब प्लस का 30 हो गया। फिर माइनस के 24 और माइनस का 6 माइनस का क्या हो गया, यहाँ माइनस का 30, माइनस का 30 प्लस का 30 इक्वल टू क्या आ गया, इसका मान 0 आ गया। तो यहाँ आपने 2 रखने पे भी इस पोलिनोमियल का मान क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। 2 रखने पे भी इस पोलिनोमियल का मान क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। तो 2 भी क्या होगा, इस पोलिनोमियल का एक 0 हो जाएगा। अब हम इसके अंदर क्या रखते हैं, 3 और रखते हैं, देखते हैं। अब हम इस पोलिनोमियल हम वैल्यू 3 पुट करते हैं, देखते हैं। आपने 3 पुट किया तो यहाँ से 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 9 को 6 से मल्टीपल किया तो 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 यानी 9 6 54 प्लस यहाँ y को 33, y को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 33 आ जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ 33 माइनस, यहाँ देखो क्या हुआ, माइनस का 6। अब देखो प्लस वाले को एक जगह ऐड करो, 27 और 33 मतलब क्या हो गया, 60। यहाँ माइनस 54 और माइनस का 6 तो माइनस का 60। तो यहाँ से माइनस का 60 प्लस का 60 इक्वल टू 0। आपने इस पोलिनोमियल में वैल्यू 3 रखी, अल्फा इक्वल टू 3 रखा, y इक्वल टू आपने 3 रखा, तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। मतलब इस पोलिनोमियल का ये भी क्या है, कि शून्यांक है। आपने 1 रखा, 1 रखने पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, शून्य हो रही है। मतलब 1 क्या है, इस पोलिनोमियल का एक शून्यांक है। आपने इस पोलिनोमियल में y की वैल्यू 2 रखी, तो 2 रखने पे भी इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है, शून्य हो रही है। मतलब 2 भी इस पोलिनोमियल का क्या है, कि शून्यांक है। फिर आपने इस पोलिनोमियल के अंदर 3 रखी, y की वैल्यू 3 रखी, तो 3 रखने पे भी इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है, शून्य हो रही है। मतलब 3 भी क्या है, इस पोलिनोमियल का एक शून्यांक है। इस पोलिनोमियल के 3 शून्यांक आ गए, 3 इस पोलिनोमियल के 3 शून्यांक आ गए। कौन कौन से, 1
2 और 3, 1 2 और 3, और इसके मैक्सिमम शून्यंक कितने ज्ञात किए जा सकते हैं? 3 ही ज्ञात किए जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी बहुपद के अधिकतम शून्यंक कितने ज्ञात किए जा सकते हैं कि जितनी पावर का वो बहुपद है उतने ही उसके शून्यंक ज्ञात किए जा सकते हैं। यह बहुपद कितनी घात का है? 3 घात का बहुपद है, इसके मैक्सिमम शून्यंक भी 3 ही ज्ञात किए जा सकते हैं, जो कि हमने रियल नंबर ज्ञात किए 1 2 और 3। तो अब हमने देखा कि हमने यहाँ बहुपद देखे, उन बहुपद के हमने शून्यंक निकाले। शून्यंक हमारे क्या आ रहे हैं? रियल नंबर आ रहे हैं। शून्यंक क्या है? हमारे यहाँ रियल नंबर आए। तो हमारा सवाल ये उठता है कि क्या किसी बहुपद के ऑलवेज बहुपद के शून्यंक बहुपद के शून्यंक रियल नंबर ही आएंगे, या फिर रियल के अलावा भी दूसरे नंबर आ सकते हैं? तो पहले पता होना चाहिए रियल नंबर के अलावा दूसरे नंबर होते कौन से हैं। तो आपको जब ये पता ही नहीं होगा कि रियल नंबर के अलावा दूसरे नंबर भी होते हैं क्या, तब तक आपको ये सवाल ही पता नहीं होगा कि यहाँ रियल नंबर के अलावा दूसरे बहुपद के शून्यंक हो सकते हैं। तो हम चलते हैं, पहले देखते हैं कि रियल नंबर के अलावा कौन से नंबर और होते हैं। तो हम नंबर सिस्टम देखते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर जो आते हैं, एक तो रियल नंबर, जो हमने नॉर्मली 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हमने अच्छे से डिस्कस किया रियल नंबर के बारे में। और दूसरे नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपके 10th तक के सिलेबस में है ही नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आपके 10th तक के सिलेबस में कहीं मेंशन ही नहीं है, जो कि जिसके बारे में आपसे कोई ट्यूशन भी नहीं आने वाला। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा रूट के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर आते हैं। रूट के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं। ये नेगेटिव नंबर क्या कहलाते हैं? रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो ये क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इनका दूसरा नाम क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। दूसरा नाम क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। दूसरा नाम क्या है इनका? इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर माइनस का आते हैं, माइनस यहाँ क्या होता है? -1 इक्वल टू क्या होता है? आइटा होता है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? √7 आइटा की फॉर्म में इसको लिखते हैं, क्योंकि -1 को क्या लिखा जा सकता है? आइटा लिखा जा सकता है, इसलिए इसको पहले माइनस यहाँ 7 आइटा, 5 आइटा, √6 आइटा लिखा जा सकता है। तो हमने देखा कि नंबर सिस्टम के अंदर दो नंबर चलते हैं, एक रियल नंबर और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए, लेकिन किसी भी बहुपद के शून्यंक जो होते हैं, जो या तो रियल नंबर हो सकते हैं और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। कभी भी फिक्स नहीं है कि उसके बहुपद के हम जब तक हम नहीं निकालते तब तक हमें पता नहीं चलता है कि उसका बहुपद के शून्यंक कॉम्प्लेक्स आएगा या रियल आएगा। लेकिन बहुपद के शून्यंक कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं और रियल नंबर भी आ सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। लेकिन आपको जैसे कि आपके पास 6 डिग्री का एक पोलिनोमियल है, 6 डिग्री का क्या है कि पोलिनोमियल है, तो 6 डिग्री का एक पोलिनोमियल है, तो उसके मैक्सिमम शून्यंक कितने हो सकते हैं? 6 होंगे। उसके मैक्सिमम शून्यंक कितने होंगे? 6 होंगे, ये फिक्स है। लेकिन अब 6 के अंदर कितने तो रियल जीरोज होंगे या और कितने कॉम्प्लेक्स जीरोज होंगे, और या फिर कितने वास्तविक शून्यंक होंगे और कितने इमेजिनरी शून्यंक होंगे, ये आप तब तक नहीं बता सकते जब तक उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये इतना कन्फर्म है कि उसके शून्यंक 6 होंगे और या तो रियल नंबर हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। तो किसी भी शून्यंक के दो बहुपद हो सकते हैं, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर में से कोई भी हो सकता है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं मेंशन नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको जीरोज कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, इसलिए इसको आपको पढ़ना ही है। आपको पढ़ना है रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपको यहाँ इसलिए खाली जगह छोड़ दी कि यहाँ क्या आएगा? रियल नंबर। ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इफ पी अल्फा इक्वल टू क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उस पोलिनोमियल का क्या कहेगा? अल्फा क्या कहलाएगा? शून्यंक कहलाएगा। तो अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे साइड से डिस्कार्ड हो गया, लेकिन हो सकता है आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर के अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक बहुपद के शून्यंक हो सकते हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हटा देते हैं। अब हम इसके अंदर रियल नंबर में देखते हैं। अब हमने देखा था रियल नंबर में भी एक तो रेशनल होता है, एक तो क्या होता है? रेशनल नंबर आते हैं और दूसरा इरेशनल नंबर आते हैं।
रेशनल और इरेशनल नंबर। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया है कि रियल नंबर में भी उस बहुपद के शून्यांक या तो रेशनल नंबर होंगे या फिर इरेशनल नंबर होंगे। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनका रूट फाइंड नहीं किया जा सकता, √2, √3, √5, ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर है। जिनका रूट अनरूट फाइंड नहीं किया जा सकता, वो सभी संख्या क्या कहलाती है? क्या इरेशनल नंबर कहलाती है, या फिर पाई जिसका रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग क्या कहलाते हैं? ये वो सभी नंबर्स किसमें आते हैं? इरेशनल नंबर्स में आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया ठीक है। नंबर सिस्टम में क्या है? रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सिलेबस में इसलिए इसको पढ़ना नहीं है। रियल नंबर का मतलब क्या है कि हमारे किसी भी पॉलिनोमियल के रियल नंबर रूट में अनरूट में उसके अंदर उसका जीरोस निकालते हैं तो रियल नंबर आ सकता है। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। अब हम देखते हैं कि हमने देखा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कि जिस पे मान हमने जो भी अगर कि x एक पॉलिनोमियल है तो वहाँ x की वैल्यू वह वैल्यू जिसके ऊपर px का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, या फिर पॉलिनोमियल के मान 0 हो जाए, बहुपद का मान x की जिस मान के ऊपर बहुपद का मान 0 हो जाता है उसको क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यांक कहते हैं। पॉलिनोमियल का क्या कहेंगे? जीरोस कहेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी किसी भी पॉलिनोमियल का जो शून्यांक है एंड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, और एक इक्वेशन के क्या है? मूल है या मूल है, तो वो दोनों सेम होते हैं या नहीं होते हैं? तो देखो एक पॉलिनोमियल का मूल क्या होता है? किसी भी इक्वेशन का मूल क्या होता है? मूल भी वही चीज़ है कि जिस इक्वेशन में उसका मूल को रखने पर उस इक्वेशन का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो और हम यहाँ पॉलिनोमियल के जीरोस को क्या करते हैं? पॉलिनोमियल का मान क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल x² - 3x + 2 ये एक पॉलिनोमियल है। तो ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या 1 और 2 है। इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या 1 और 2 है। अब इसके रूट फाइंड करते हैं तो x² - 3x + 2 = 0। तो इसका रूट्स फाइंड करने के लिए भी हम इसके अंदर ये इसकी वैल्यू क्या देनी चाहिए? 0 देनी चाहिए। रूट्स फाइंड करेंगे x की वो वैल्यू जिसके ऊपर इस पॉलिनोमियल इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो रही है, वो उसका क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा। तो हम 1 को रखते हैं इस इक्वेशन के 1 - 3 + 2। तो यहाँ देखो इसकी मान क्या हो गया? 1 रखने पर 0 हो रहा है। सिमिलरली 2 रखोगे तो 2 4 - 6 + 2, तो इस पर भी इसकी वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है। तो मतलब वन इक्वेशन किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस और एक इक्वेशन के रूट्स दोनों सेम होते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। इसका मतलब ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू मान सकते हो कि दोनों सेम हैं, कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन आर सेम। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड रूट ऑफ इक्वेशन आर सेम, दोनों सेम चीज़ है। तो हमने ये देखा। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के हम जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो देखो हम सबसे पहले देखते हैं रैखिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। रैखिक पॉलिनोमियल या फिर उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का हम देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax + b। ax + b क्या है? कि इस पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। तो अगर हम इसका हमें पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने तो हमें इसको क्या करते हैं? इक्वल टू में क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। इक्वल टू में क्या रखते हैं? जीरोस 0 रख देते हैं। अब अगर हमने इक्वल टू में 0 रखा तो यहाँ ax = क्या आएगा? इस b को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का b आएगा। ax = क्या आएगा? माइनस का b। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या आएगा? -b/a। तो -b/a क्या हो गया? इस पॉलिनोमियल का शून्यांक हो गया। x = यहाँ से हमने निकाला x -b/a पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या जाएगी? शून्यांक हो जाएगा। और एग्जाम्पल हम चेक करते हैं तो a × -b/a + b। तो देखो a से a यहाँ क्या है? मल्टीपल में ये, और ये क्या डिवाइड में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ क्या रहेगा? माइनस का b और प्लस b तो = 0। तो मतलब यहाँ इस जो आपको लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है, लीनियर पॉलिनोमियल का हमें शून्यांक क्या होता है? उसका शून्यांक होता है -b/a। तो यहाँ हम इसका एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है 2x + 1। 2x + 1 एक क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल का हमें क्या करना है? जीरोस फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ से इसका 0 हमसे पूछा जाए तो क्या बता देंगे? b का मान क्या है?
1 और a का मान क्या है 2 है, तो यहाँ और साइन क्या आएगा माइनस का, तो -1/2 इस पोलिनोमियल का क्या होगा, एक शून्यांक होगा। तो आप कोई भी पोलिनोमियल लो तो उसका क्या होगा, उसको जनरल फॉर्म में लिखो। जनरल फॉर्म में लिखने के बाद उसकी जो जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, उससे कंपेरिजन करके आप किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का जीरोस आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, इजीली फाइंड कर सकते हो। अब हम आई होप आपको लीनियर पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना आ गए होंगे। अब हम फाइंड करना सीखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हम जीरो से कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके फाइंड करने के दो मेथड है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को के जीरोस फाइंड करने के कितने मेथड, दो मेथड है। तो नंबर एक मेथड क्या है, स्पाइल्टिंग टर्म्स। क्या करते हैं, स्पाइल्टिंग टर्म्स, यानी यहाँ टर्म्स को स्पाइल्ट करते हैं, टर्म्स को थोड़ा सा स्पेल्ट कर देते हैं। तो ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इसमें क्या करते हैं, स्पेल्टिंग ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है, यहाँ ऑफ आए और आ जाएगा, तो स्पेल्टिंग टर्म्स का। और दूसरा क्या है कि इसमें क्या करते हैं, हम फॉर्मूले के बेस पे करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका एक और नाम क्या है, श्रीधराचार्य, और इसका दूसरा नाम क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी इसका बोला जाता है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो आप इसको दो तरीकों से फाइंड कर सकते हो। एक तो आप स्पेल्टिंग ऑफ टर्म्स के द्वारा फाइंड कर सकते हो, दूसरा आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आप उस पोलिनोमियल की शून्यांश जीरोज फाइंड कर सकते हो। श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप किसी भी पोलिनोमियल के लिए आप आसानी से लगा सकते हो, जबकि स्पेल्टिंग ऑफ टर्म्स ये कुछ ही इक्वेशन या कुछ ही पोलिनोमियल के लिए, कुछ ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए सूटेबल होता है, सभी के लिए आप इसको इजीली यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। हम आप सबसे पहले ये स्पेल्टिंग ऑफ टर्म्स से देखते हैं। स्पेल्टिंग ऑफ टर्म्स में क्या करते हैं वो देखते हैं। स्पेल्टिंग ऑफ टर्म्स में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax + bx + c, ax² + bx + c एक क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, कोई सी भी। यहाँ देखो, जो यहाँ ये क्या होता है, यहाँ इससे स्पेल्टिंग फॉर्म के अंदर हम यहाँ जो c है तो इसको क्या करते हैं, a × c करते हैं, a × c के फॉर्म में मल्टीपल करके देखते हैं। फिर जो b आपको दिया हुआ है, तो यहाँ जो b को दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसको मल्टीपल करने पे इक्वल टू इसके एक रो c के इक्वल आना चाहिए। आपने b को दो टुकड़ों में तोड़ना है और उसका आप जो मल्टीपल करते हो तो वो एक रो c के आना चाहिए और वापस उसको वैल्यू क्या आनी चाहिए, b आनी चाहिए। तो हम इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे x² - 3x + 2, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो यहाँ देखो एक रो c क्या आ गया, एक रो c का मान क्या आया, यहाँ a क्या है 1 और c क्या है 2 है, तो एक रो c का मान 2 आ गया। अब देखो यहाँ और c का मान, b का मान क्या है, यहाँ -3 है, b का मान क्या है -3। तो अभी देखो इसको, इस b को आपको इस टुकड़ों में तोड़ना और मल्टीपल करने की -2 आना चाहिए। इसको -1 × -2 करो, क्या आता है, 2 आता है, और इसको -1 -3 -2 करोगे तो क्या आता है, वापस वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रहा है, b की वैल्यू यही है, और दोनों को मल्टीपल -1 को -2 से मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। तो अब हम इसको यहाँ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x² - 1 को 1 × x 1 × x करेंगे, x से जब -2x + 2, इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ x दोनों में से कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, तो x - 1 माइनस, यहाँ माइनस साइन कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको क्या लिखे, x - 1। देखो अब दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है x - 1 × x - 2, ये x - 1 और x - 2। अब कोई भी पोलिनोमियल अगर जीरो है तो इसका मान इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, x - 1 = 0, और क्या लिख सकते हैं, x - 2 = 0। कोई भी दो वेरिएबल अगर मल्टीपल, आप उसमें मल्टीपल हो रहे हैं तो अगर उन दोनों का मान
इक्वल टू में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे x क्रॉस y इक्वल टू 0 है, तो इसकी मतलब क्या है, y इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू 0 और या फिर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, दोनों का मान 0। ये 3 कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ भी हमने x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, दोनों में से एक तो 0 होगा ही। तो यहाँ x की एक वैल्यू क्या आ गई 1 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। x की एक वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो इस पॉलिनोमियल की शून्यंक क्या आ गई 1 और 2 आ गई, 2 शून्यंक हमने ज्ञात कर लिए। अब हम इसका दूसरा, आई होप आपको ये जो स्पाइसिंग ऑफ टाइम से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और हम एग्जांपल्स लेके देखते हैं, फिर हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले से इन्हीं इक्वेशंस का फिर से निकालेंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिख सकते हैं 7x और यहाँ क्या लिख सकते हैं प्लस का 10 लिखा जा सकता है। देखो अब इस इक्वेशन को हमें, इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, तो इसको हम यहाँ a इंटू सी करेंगे तो क्या आता है 10 है। 10 को हमने a इंटू सी किया तो 10 आ गया। अब आपके पास 7 है, तो 7 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है, तो आप 2 प्लस 5 करो क्या होता है 7 होता है, लेकिन 2 क्रॉस इसको 2 क्रॉस 5 करो क्या आएगा 10 आएगा। तो अब इसको एक और तरीका आपको यह है कि इस 10 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 लिखा जा सकता है, 2 इंटू 10 2 इंटू 5 लिखा जा सकता है, 5 इंटू 2 लिखा जा सकता है। तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो यहाँ देखो हम 2 इंटू 5 के इस फॉर्म में लिखेंगे तो 2 प्लस 7 क्या 5 क्या आता है 7 आता है। तो अब इसका मान हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। तो अब देखो यहाँ इसके अंदर x कॉमन लिया था x प्लस 2 प्लस 5 कॉमन लिया था x प्लस 2 आ गया। अब देखो दोनों में से x प्लस 2 आपने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो -2 या फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। यहाँ ये दो वैल्यू आपकी आ गई, तो -2 या -5 इस पॉलिनोमियल की क्या होगी शून्यांक होगा। हमने जो क्या देखा स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स देखा, तो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स में क्या करते हैं a क्रॉस c करते हैं सबसे पहले, फिर क्या करते हैं a क्रॉस c को हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि उनको ऐड करने पे क्या आ जाना चाहिए b आ जाना चाहिए, ऐड करने पे क्या आना चाहिए b आना चाहिए। तो उस फॉर्म में हम लिख के इससे ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम मूल से निकालते हैं या फिर रूट से बोल सकते हैं या फिर उसके जीरोस या शून्यांक निकालते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला अब हमें जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म में पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म कैसी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में, तो यहाँ हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है एक्स इक्वल टू यहाँ क्या माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आता है 2a आता है। ये फॉर्मूला और जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो जीरोस निकालना सीख रहे हैं, यह आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका 3rd या 4th नंबर चैप्टर है इसी 10th क्लास के अंदर आपके सिलेबस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ भी आपको अच्छे से यूज़ में आने वाला है। तो इसलिए इससे को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो आपको 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये क्या है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लो, जैसे कि आपने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2a, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है इक्वेशन, यहाँ 0 करती है इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो आपको इसका यहाँ ये जीरोस निकालने या रूट्स निकालने, तो क्या करो आपको अब b का यहाँ b इक्वल टू क्या है माइनस का 3, a इक्वल टू क्या है यहाँ 1 है और c इक्वल टू क्या है आपके पास 3 है। तो अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट करोगे तो x इक्वल टू माइनस 3 इंटू
माइनस बी लिखना है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ देखो बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर करोगे 9 माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है 1 और बी का मान क्या है सी का मान क्या है 2a, तो अपॉन में 2 इंटू 1। अब देखो इसको 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 8 अपॉन में 2, यहाँ देखो 9 में से 8 गया क्या आ गया 1 आ गया, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप, इसको यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू 3 यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2। तो यहाँ देखो अब इसकी रूट 1 का मान क्या आता है 1 आता है, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। अब यहाँ प्लस माइनस का क्या है, एक बार आप प्लस साइन लो, तो अगर आप प्लस साइन लेते हो पॉजिटिव साइन लेने पे तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ से क्या है 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2 आ गई। हमने पहले से पोलिनोमियल के जीरो निकाले थे, तब भी एक पोलिनोमियल का जीरो क्या आया था 2 आया था। अब यहाँ माइनस साइन लेते हैं, माइनस साइन लेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 3 माइनस 1 अपॉन 2, तो यहाँ से 3 में से 1 गया 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो इस पोलिनोमियल के दो शून्यांक आएंगे, पहला शून्यांक 2 दूसरा शून्यांक 1 आ गया। तो हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला देखा। फिर सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है क्वाड्रेटिक, ये क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म पर। फिर आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला आना चाहिए। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये क्या है श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। अब आपको एक ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 का आपको पोलिनोमियल फाइंड करना है। यहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 3, c की वैल्यू 2 है। तो अभी इसकी ये वैल्यूज आप इस श्रीधराचार्य फॉर्मूले में रखोगे तो आपके एक पोलिनोमियल 1 दूसरा 2 आया। तो ये क्या है श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसका जो कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के वो जीरोज़ निकालना सीखा था। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज़ निकालने के हम दो मेथड पढ़े, पहला स्पाइरलिंग ऑफ टर्म्स, दूसरा श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा। तो अब हम उसी फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। इस पोलिनोमियल के हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, पोलिनोमियल को किसमें कन्वर्ट कर देंगे इक्वेशन में। इक्वेशन कब बन जाती है, जब इक्वल टू में कुछ भी आ जाता है तो वो इक्वेशन में चेंज हो जाती है। अब इस इक्वेशन का मान हमें निकालना है, तो इस इक्वेशन के रूट हमें निकालना है एक तरीके से। जीरो रूट में कोई डिफरेंस नहीं होता, ये मैंने आपको पहले से समझा दिया है। तो अब देखो यहाँ से इसको 6 को आपको इस टाइम में तोड़ना है, क्योंकि a का मान क्या है 1 है, तो यहाँ 6 ही आ जाएगा। तो यहाँ 1 इंटू 6 लिख सकते हैं इसको, और 6 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि 2 और 3 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कभी भी 7 नहीं आ सकता, लेकिन 6 को ऐड करते हैं तो 7 आ जाता है। तो इसलिए आपको ये वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना है। तो इसलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6x प्लस 6 इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखो, यहाँ x में से कॉमन लिया तो x माइनस 1 बचा, माइनस यहाँ 6 कॉमन लिया तो 6 माइनस x माइनस 1 यहाँ भी, क्योंकि आपने यहाँ माइनस 6 कॉमन लिया है। अब देखो इसको यहाँ से x माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ रहा है आपके सामने, यहाँ x माइनस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। आपने इसमें दोनों में से कॉमन लिया, देखो x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बचा x को माइनस कॉमन लिया तो यहाँ x बचा, और यहाँ क्या बचा माइनस का 6 बचा इक्वल टू 0। अब देखो कोई भी वेरिएबल अगर 0 होता है तो उसमें से या तो दोनों 0 या फिर एक 0 होता है। तो यहाँ देखो x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। दूसरा x माइनस 6 अगर 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो देखो इस पोलिनोमियल के दो शून्यांक हमने ज्ञात किए, 1 और 6। अब इस पोलिनोमियल आप 1 और 6 रख के देखो, ये तो इस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा मान 0 हो जाएगा। तो इस पोलिनोमियल के दो शून्यांक आपने स्पेलिंग ऑफ टर्म से आपने निकालना सीखे। अब आप इसका घर पे इसको चेक करना, आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले से चेक करना कि 1 और 6 ही आता है क्या। अब हम दूसरा देख रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो इसको सबसे पहले आप इक्वेशन में चेंज करो, इक्वेशन में चेंज करते हो तो क्या आता है 0। अब आप यहाँ 0 आ गया, तो यहाँ ओनली एक्स की टर्म नहीं हो तो हम डायरेक्टली इसको सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे सोल्व करेंगे, एक्स इक्वल टू 2 इसको लिखा जा सकता है, माइनस ये प्लस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, एक्स को क्या लिखा जा सकता है, इसको एक अंडरूट ले लेंगे तो दोनों तरफ ये आ जाएगा अंडरूट 2 आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो एक्स की दो वैल्यू यहाँ आ गई, एक क्या आ गई माइनस रूट, दूसरी क्या आ गई प्लस रूट 2 आ गई। प्लस लिखना जरूरी नहीं होता, इसलिए माइनस रूट 2 और
एक वैल्यू इसकी √2 आ गई। अब हमारे पास दूसरी ये एक इक्वेशन और दी हुई है, क्या दी हुई है, √3x² - 8x + 4√3। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं क्या लिख सकते हैं, √3x² - 8x + 4√3 = 0 इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ हमें पता है a की वैल्यू क्या आ गई √3, b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -8 आ गई 4, और c की वैल्यू क्या आ गई 4√3। आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी याद होगा। श्रीधराचार्य इस फॉर्मूला याद नहीं है तो एक बार और अच्छे से देखो, -b + √b² - 4ac अपॉन में क्या आता है 2a आता है। ये क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। तो अब इस श्रीधराचार्य फॉर्मूले में मान रखते हैं। देखो क्या रखेंगे, -b की वैल्यू क्या है, -8 है तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा तो पहले से प्लस आ जाएगा, प्लस √8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, -4 आपको फॉर्मूले का ये यहाँ क्या है, a का मान √3 और b का मान क्या है 4√3 अपॉन में क्या आता है यहाँ 2a आता है। a की जगह क्या लिखोगे आप √3 लिखोगे। यहाँ देखो अब क्या आएगा 8 + यहाँ देखो 64, अब यहाँ 4 × 4 क्या आता है 16 आता है, और √3 को √3 से मल्टीपल करा क्या आता है 3 आता है। तो 3 × 16 क्या हो जाएगा 48 होता है, अपॉन में क्या आ रहा है यहाँ √2√3 आ रहा है। तो यहाँ देखो अब यहाँ 8 ± क्या बचेगा, यहाँ 64 में से 48 जाएगा क्या आएगा 16 आएगा, अपॉन में क्या बच रहा है 2√3। अब देखो यहाँ आप सब पहले क्या लोगे प्लस साइन और फिर बाद में माइनस साइन। आपने प्लस साइन लिया, प्लस साइन लेने पे क्या लिखा 8 + √16 का मान क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ आपने 4 लिखा अपॉन में 2√3। यहाँ क्या आ जाएगा 12/2√3। अब क्या करो, यहाँ आपको √3 का प्रेमीकरण करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, √3 का अगर आप प्रेमीकरण करते हो आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं आप इसको ऊपर लिखता हूँ, आपको ये नहीं दिख रहा है। x की एक वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं 12/2√3। इसका प्रेमीकरण करते हैं तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा 12/√3 अपॉन में क्या आएगा, √3 को √3 से मल्टीपल करोगे क्या आएगा 3 को 2 से मल्टीपल करोगे क्या आएगा 6। तो यहाँ से 6 को 2 से काटा तो 12 से काटा तो क्या आ जाएगा 2√3। इसका एक क्या आ गया शून्यांक आ गया। अब दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे नेगेटिव साइन लेंगे। यहाँ क्या करते हैं नेगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 8, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और √2 का आपको पता है √16 का 4 होता है अपॉन में 2√3। तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है 4 अपॉन में 2√3। यहाँ से फिर से इसका प्रेमीकरण कर दो आप, √3 पर √3 नीचे मल्टीपल कर दो, तो यहाँ इसको क्या लिख रहे हो आप, यहाँ इसको क्या लिखा जा सकता है x = लिखा जा सकता है 4√3 अपॉन 2 को 3 से मल्टीपल को क्या आएगा, ये फिर से 6 हो जाएगा, √3 × √3 3 आता है, 3 को फिर से 2 से मल्टीपल करोगे क्या आएगा 6, यहाँ 2 से इसको काटोगे तो 3 × 2 तो 2√3 अपॉन 3 इसका दूसरा क्या आ जाता है दूसरा रूट। पहला फर्स्ट रूट क्या आता है 2√3, दूसरा रूट 2√3 अपॉन में 3, इसके 2 रूट हमारे पास आ गए। अब हम ये हमने देखा किसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज आपको थोड़ा सा वॉल्यूम के अंदर बीच में क्लास के बीच में वॉल्यूम का प्रॉब्लम हो गया होगा शायद, तो आप आई होप मैंने पूरी ट्राई की है कि आपको वो फिर भी वॉइस से आए, लेकिन फिर भी आपको वॉइस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको वो जो आपको समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वापस रिवाइज करवा दूँगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ें। थैंक यू दोस्तों।